नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक से एक नई गाड़ियां, सवारियां और सबसे पहले वही बताते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या है खास। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम आपको लेकर चलेंगे निसान की लेटेस्ट मैग्नाइट इजी शिफ्ट के टेस्ट ड्राइव पर। केटीएम ने अपनी ड्यूक को बदला है, क्या कुछ बदला है इसमें, आज सारे डिटेल्स। अगर आप भी सोच रहे हैं कि भारत एनकैप में दरअसल किस तरह के टेस्ट होने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब जानकारी आज के शो में। तो इस स्टोरी की शुरुआत में मैं कह दूं कि उस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा कि एसयूवीज असल कौन सी होती हैं। ऑफ रोडिंग इंथुजियास्ट जिन्हें एसयूवीज मानते हैं वो दरअसल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन कार मार्केट ने मोरलेस अनाउंस कर दिया है, कार कस्टमर्स ने मोरलेस एक्सेप्ट कर लिया है कि एसयूवीज वो किस तरह की गाड़ी कहते हैं। तो उस बहस को अभी ख़त्म करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये है निसान की मैग्नाइट। एक ऐसे सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है जो हम देख रहे थे कि बहुत ही न्यू सेगमेंट था। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी छोटी एसयूवी शेप की गाड़ी निसान लेकर आई थी, और जब से लेकर आई है कंपनी के लिए बहुत अच्छा ये प्रदर्शन कर रही है। और अब निसान ने इसे एक नए वर्जन में उतारा है, और वो है इजी शिफ्ट। कंपनी का मानना है कि जो AMT वाला सेगमेंट है वहाँ पर गुंजाइश है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, और इसी वजह से उन्होंने इजी शिफ्ट के नाम से जो AMT वर्जन है वो उतारा है निसान मैग्नाइट का। और आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कितनी ईजी है ये शिफ्ट, और इसका प्रदर्शन बेहतर होता है या नहीं, और ओवरऑल ड्राइव फील में ये कैसा पैकेज महसूस होती है। और इसके अलावा ये भी कि एक बार फिर से रिफ्रेश करा देंगे कि अंदर कहानी क्या है, फीचर्स क्या हैं, जगह कितनी है, और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से पैकेज ये एक अर्बन छोटी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी वाले सेगमेंट में अगर हम देखें तो ये कैसी है। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें हम चला रहे हैं निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट। दोस्तों, निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट के ड्राइव की जो हमने शुरुआत की है वो चेन्नई से सटे ECR के ऊपर है। ईस्ट कोस्ट रोड बहुत ही खूबसूरत ये सड़क है, 4 लेन वाली हाईवे है, और सरफेस बहुत अच्छा है, और नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बिल्कुल खाली सड़क के ऊपर, ऑलमोस्ट खाली सड़क के ऊपर बहुत ही आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। एक तरफ ग्रीनरी है और दूसरी तरफ समंदर है। फिलहाल हमारे राइट में समंदर है, और उस बीच के ऊपर, उस इलाके में पहुँचकर खूबसूरत जगह हम ढूंढते हैं जहाँ पर अच्छे से शूट किया जा सके। तो उस स्पॉट को ढूंढने में कई बार हम इस हाईवे से नीचे भी उतरे हैं, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों वाले रास्ते से उतरकर बीच तक पहुंचने की हमने कोशिश की है। तो यहाँ मोरलेस जो आइडिया है इसके ड्राइव फील के बारे में या इसके ड्राइव पर्सनालिटी के बारे में वो लग गया है, और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी भी ये शहरी माहौल में एक बेहतर चलने वाली गाड़ी आपको ज़रूर महसूस होगी। आई नो, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, वहाँ पर आप जो शिफ्टिंग है वहाँ पर बहुत फटाफट होते हुए नहीं देखते हैं। लो स्पीड पे ही आप या तो ओवरटेक करते हैं या आप रुकते हैं, फिर टेक ऑफ करते हैं। लेकिन इन सभी माहौल में ये आपको स्मूथ सी रहेगी। लेकिन जब आप इस तरह की खाली सड़क के ऊपर जाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, ये हाईवे वाला मटीरियल वैसा आपको महसूस नहीं होगा। जहाँ पर आप अगर हाई स्पीड क्रूज़ करना चाहें, वहाँ इंजन की जो आवाज़ है वो आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेस उसके ऊपर आता है। या फिर हाई स्पीड ओवरटेकिंग वगैरह आप करना चाहें तो वहाँ पर जो शिफ्ट है, इजी शिफ्ट, वो काफ़ी इजीली शिफ्ट होता है, तो वहाँ पर वो चुस्ती आपको महसूस नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे लेकर नहीं जा सकते। ऑब्वियसली इसे लेकर मैं हाईवे पर ही ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अगेन अगर आप ज़्यादा पुश ना करें, एक बहुत ही लेड बैक, बहुत ही इजी टाइप की ड्राइव की अगर आपको दरकार है, देन इट मेक सेंस। अदरवाइज मोस्टली अगर मैं कहूँ तो जो इसकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही शहरी अर्बन सेंट्रिक ड्राइव वाली है। और इसके अलावा ब्रेकिंग मुझे अच्छी लग रही है, और जो राइड क्वालिटी है, जो सस्पेंशन का सेटअप है, वो आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा।
और जैसा हमने बताया कि शूटिंग लोकेशन ढूंढने के लिए जो हम मुश्किल रास्तों उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर उतरे हैं, तो वहाँ पर अगेन वही चीज़ याद आती है जो बहस लगातार हमारे बहुत सारे दोस्त जो एसयूवी फैंस हैं वो करते रहते हैं कि हाँ ये एसयूवी शेप में बनी हुई गाड़ी है, लेकिन इसको एसयूवी क्यों कंपनीज कहती हैं इस तरह की गाड़ियों को। तो वहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ वैसे माहौल के लिए ये बनी हुई आपको महसूस नहीं होगी। हाँ ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको लेकर ताबड़तोड़ मुश्किल रास्तों के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर लेके जा सकें वैसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मुश्किल रास्तों या ख़राब टूटी फूटी सड़कें हैं शहरी इलाकों में, वहाँ के लिए आपको ये प्रैक्टिकल रहेगी विथ एक्स्ट्रा द काइंड ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राउंड क्लियरेंस दिस कार हैज़। गाइस इजी शिफ्ट एक नया एडिशन है इस निसान मैग्नाइट में, तो किस तरह से चुस्ती है उसमें वो भी एक नजर डालते हैं उस पर। सो लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1 एंड गो। तो शुरुआत में आप फील करते हैं कि हाँ एक हल्की कार है और वहां पर चुस्ती से निकलती है, टेक ऑफ करती है, लेकिन उसके बाद जो शिफ्ट है वो आपको थोड़ा सा उसमें लैग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर इसके ड्राइव की बात करें, इसकी पर्सनालिटी की बात करें, कोई रगड बहुत ताबड़तोड़ आप मुश्किल रास्तों पर लेके जाने वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो शायद सेंसिबल नहीं होगा, और बहुत तेज स्पोर्टी कार तो भी शायद उतना सेंसिबल ना हो। हाँ शहरी माहौल में अफोर्डेबल रेंज में ऑटोमेटिक का मज़ा लेते हुए आराम से जाने वाली गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं तब थोड़ी सेंसिबल आपको नजर आएगी। यानी इंथुजियास्ट से ज़्यादा सेंसिबल जो कस्टमर है उनके लिए ये फील मुझे अच्छी देती नजर आ रही है। और अब निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट के अंदर की कहानी आपको हम बताते हैं, जहां क्या कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, कॉम्पैक्ट साइज का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आप यहां देख सकते हैं, चाहे ऑडियो का हो या मेन्यू का हो। इंसर्ट्स आपको ये डल मेटालिक का फील के साथ यहाँ नज़र आएंगे। इसे आप टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। जो आगे इंस्ट्रूमेंटेशन है या जो डिस्प्ले है वो ब्राइट है और सनी डे में भी और सनग्लासेस के साथ भी बहुत ही आसानी से दिखता है। तो वो एक लेआउट मुझे दिखने में अच्छा भी लग रहा है, और जो यूटिलिटी होती है, जो प्रैक्टिकलिटी होती है, वो भी बखूबी ये निभा रहा है और काफ़ी ब्राइट ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। मोर और लेस जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्पीडो, टैको, ये सभी आप देख सकते हैं, प्लस फ्यूल गेज, टेम्परेचर, ट्रिप मीटर एट्सेट्रा और क्लॉक भी। इसके अलावा हाँ यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और यूजेज के हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट इसके पोजीशन आपको नज़र आती है। एक टाइप ए यूएसबी का पोर्ट है, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए इजी शिफ्ट, यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और प्लस मैनुअली भी आप इसे जब आप ड्राइव में डालते हैं तो फिर मैनुअली भी गियर शिफ्ट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इसके अलावा डैश की बात करूं तो फेमिलियर आपको डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल रहा है इस इवेंट्स का, और बीच में जिस तरह के एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट्स हैं, वो इसे प्रीमियम भी बना रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ एक स्विचेस, नॉब्स आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड ना लगे, लेकिन ओवरऑल जो फील है वो आपको प्रीमियम और साफ़ सुथरी बनावट वाली लगेगी। और जैसे लेदर का इस्तेमाल यहाँ पर, और इसके अलावा जो मटेरियल जैसे फैब्रिक आप अपॉल्स्ट्री में देख रहे हैं या आर्मरेस्ट के ऊपर देख रहे हैं, वो भी आपको प्रीमियम सा फील देता हुआ नज़र आएगा। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आपको डल लग सकता है, बहुत वाइब्रेंट नहीं है। जिस तरह से MID में देख रहा था उस हिसाब से वाइब्रेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यूटिलिटी के हिसाब से आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगेगी। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे यूज़फुल चीज़ आजकल जो मुझे लग रहा है कि जब आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो दे रहे हैं, वहाँ पे भी अगर तार की ज़रूरत पड़ जाए तो वो थोड़ा सा कम्बरसम होता है। वाई नॉट वायरलेस? तो वो आपको इस सेगमेंट में भी
वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिल रहा है, दैट इज़ नाइस। ऑडियो का जो आउटपुट है, जो साउंड है, वो मुझे पसंद आ रहा है। लेआउट जो है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा बेसिक सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और ये वाइब्रेंट हो सकता था। बेहतरी की गुंजाइश मुझे इसके कैमरा क्वालिटी में भी लग रही है। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा तो मिल रहा है, रेजोल्यूशन के हिसाब से थोड़ी सी और बेहतरी इसमें हो सकती थी। ये लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा हल्के रेजोल्यूशन वाला इस्तेमाल हुआ है। यूटिलिटी के हिसाब से इट इज़ डूइंग इट्स जॉब परफेक्टली। जो इसे रिवर्स और पार्किंग के वक्त मैंने इस्तेमाल किया, इट इज़, बट जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर हो सकता था। 4 मीटर से बिल्कुल थोड़ी सी ही छोटी ये गाड़ी है और फर्स्ट और सेकेंड रो में जगह जो है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत अच्छे से जगह निकाली है 4 लोगों के खासकर। और अगर लगेज स्पेस की बात करें, 336 लीटर के आसपास की है। ये 4 लोगों के लिए तो जो लगेज होता है किसी भी वीकेंड ट्रिप के लिए, उसके लिए ये जगह आपको काफ़ी महसूस होगी। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैकेज के तौर पर या प्रोडक्ट फिलॉसफी के तौर पर मैं देखता हूँ मैग्नाइट को, जहाँ पर निसान के डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स ने कुछ एक बेसिक चीज़ों के ऊपर सॉलिड काम किया है। बहुत ज़्यादा फ्लैशी या बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप किसी भी या किसी एक एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और कूल बनाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जो इस सेगमेंट में कस्टमर्स मोस्टली जो बेसिक चीज़ें मांगते हैं वो उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं, जैसे कि स्पेस या फीचर्स। वहाँ पर मोरलेस जो कस्टमर्स मांगते हैं वो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेस के मामले में मुझे काफ़ी क्लेवरली ये डिज़ाइंड गाड़ी लगती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और मेरे बगल में आज खड़ी हैं KTM की 2 नई अपडेटेड मोटरसाइकिल्स। ये है KTM की 2024 ड्यूक 250 और ये है KTM की 2024 ड्यूक 390। डिज़ाइन को लेकर, फीचर्स को लेकर, मैकेनिकली, वेट के हिसाब से बहुत से बदलाव इन दोनों मोटरसाइकिल्स में हुए हैं। क्या तब्दीलियां हुई हैं और साथ ही साथ इन दोनों मोटरसाइकिल्स में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 390 ये खड़ी है। इसमें जो है फ्रंट पूरा बदल गया है, थोड़ा और एग्रेसिव पहले के मुकाबले ये लग रही है। DRL जब देखेंगे साइड में अलग से पैनल्स दिए गए हैं DRL के लिए, पहले जो थे हेडलाइट में इंटीग्रेटेड थे। एंड इसके साथ साथ जो 250 है यहाँ पर आपको DRL देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर अलग से ये ऑरेंज पैनल्स दिए गए हैं। हेडलैम्प जो है दोनों का सेम है, कोई चेंज उसमें नहीं है। तो ये कुछ चीज़ फ्रंट में देखने को मिलेगी। टायर्स की बात करूँ तो टायर्स भी दोनों बाइक में सेम है। 17 इंच 110 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक सेम है। एलॉय व्हील्स जो हैं दोनों ही बाइक में बदल गए हैं। पहले के मुकाबले स्पोक्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। एंड इन कुछ बदलावों की वजह से थोड़ा बहुत वेट रिडक्शन भी बाइक में हुआ। तकरीबन 4 किलोग्राम 390 का वेट कम हुआ है, तकरीबन 7 किलोग्राम 7 kg 250 का वेट कम हो गया है। एक और चेंज जो हुआ है मेनली 390 में हुआ है, इसमें जो है अब WP Apex के फ्रंट फोक्स हैं, लेकिन अब ये कंप्रेशन और रीबाउंड एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन है। 5 स्टेप एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ पे 390 में उसके लिए दिया गया, जो कि पहले नहीं था। वहीं 250 की बात करें तो यहाँ पर सस्पेंशन जो है WP Apex है, लेकिन यहाँ पर एडजस्टेबिलिटी वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ बात करूँ लीवर्स जो हैं, ब्रेक और क्लच लीवर्स जो हैं, इसमें जो है 390 में एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ 250 में जो है एडजस्टेबिलिटी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन आपको नया इसमें भी देखने को मिलने वाला है। जो हैंडल बार का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, जो स्विच गियर है वो भी थोड़ा चेंज आपको पहले मुकाबले देखने को मिलने वाला है। फिर जो रियर मोनोशॉक है वो भी पहले सेंट्रली प्लेस था, लेकिन अब जो है टुवर्ड्स द राइट मूव हो गया। एंड ये जो है 390 में इसमें जो है प्रीलोड और रीबाउंड एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। जब फिर जो 250 का रियर मोनोशॉक है इसमें जो है प्रीलोड एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। रीबाउंड का इसके रियर मोनोशॉक में एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो अब इस 250 में एक नया इंजन दिया गया है। LC4C इंजन है, नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ है इंजन की। एंड सेम वो 390 में भी नया LC4C सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है। हालांकि जो 390 है इसकी जो पावर है वो पहले से बढ़ गई है, तकरीबन 1 bhp एक्स्ट्रा है। 2 न्यूटन का टॉर्क एक्स्ट्रा जनरेट करता है ये इंजन, जो नया इंजन इसमें लगाया गया है। फिर जो 250 में पावर जनरेट होती है वो अराउंड 29 bhp के आसपास एंड अराउंड 25 न्यूटन का पीक टॉर्क इसका ये इंजन जनरेट करता है। पावर फिगर्स में पुराने जनरेशन के मुकाबले 250 में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। अब व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस जो है दोनों ही बाइक्स का सेम है।
1354 मिलीमीटर का व्हील बेस है। एंड दोनों ही बाइक्स में व्हील बेस 3 मिलीमीटर पहले के मुकाबले छोटा हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस जो 390 की है 183 मिलीमीटर की है। सीट हाइट जो है वो है 800 मिलीमीटर दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलती है। एंड 820 मिलीमीटर्स का भी ऑप्शन फॉर टॉलर राइडर्स इन बाइक्स में देखने को मिलता है। बात करूँ ओवरऑल वेट जो है 168 जो है नई 390 का हुआ है, और 163 जो है वो नई 250 का वेट हो गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो भी दोनों बाइक्स में बदली है। 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी अब दोनों बाइक्स में देखने को मिलती है। तकरीबन 1.5 लीटर पहले के मुकाबले फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही बाइक्स में चेंज हुई है या एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। एक और डिफरेंस दोनों ही बाइक्स में मेजर देखने को जो मिलता है वो है इनकी स्क्रीन्स को लेकर। 390 में जो है 5 इंच का कलर TFT स्क्रीन दिया गया है, जबकि जो 250 है उसमें वाइट ऑन ब्लैक टेक्स्ट वाला डिस्प्ले इसमें दिया गया है। इसमें जो है राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रेन है, स्ट्रीट है, ट्रैक है, सुपर मोटो है। इसमें जो है सिर्फ सुपर मोटो मोड का ऑप्शन मिलता है। एंड जो क्विक शिफ्टर है वो दोनों ही बाइक्स में ऑप्शन उसमें दिया गया है। अब कीमतों की बात करूँ इन दोनों बाइक्स की, तो इसका जो प्राइस है 250 का वो सिर्फ 800 रुपये। एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ 800 रुपये पहले वाले जनरेशन के मुकाबले इसका प्राइस बढ़ा है 2,39,000 एक्स शोरूम अब इसका प्राइस रखा गया है 2024 KTM ड्यूक 250 का। फिर जो 390 है उसका प्राइस जो है अराउंड 13,000 एक्स शोरूम के आसपास बढ़ा है, विच इज़ द करंट प्राइस फॉर दिस न्यू 2024 KTM ड्यूक 390 इज़ अराउंड 3,10,500 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो ये कुछ तब्दीलियाँ, ये कुछ बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकली या फीचर्स वाइज जो बदलाव हुए इन दोनों बाइक्स में 2024 वर्जन्स इन दोनों बाइक्स के जो हैं उनमें देखने को मिलते हैं। नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कार इंडस्ट्री और कार मार्केट के उस एस्पेक्ट के बारे में जो आजकल सभी कस्टमर्स के लिए काफ़ी अहम हो गया है, और वो है गाड़ियों की सेफ्टी। पिछले कुछ सालों में क्रैश टेस्ट रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग, इनके बारे में जो सवाल हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो बहुत सारे कस्टमर जो हो सकता है कि उस सेगमेंट में उस तरह की गाड़ी खरीदें नहीं, लेकिन उन्हें इस टर्म के बारे में, इस स्टैंडर्ड के बारे में ज़रूर पता है। और इसी वजह से अब हिंदुस्तान में भी इस तरह के इंतज़ाम हो रहे हैं, जहाँ पर अब अपना भारत NCAP शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी भारत NCAP के बारे में। क्या है ये टेस्ट, क्या है NCAP, और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट होंगे जिसे टेस्ट किया जाएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या वजह थी इन सभी टेस्ट की। तो शुरुआत करते हैं कुछ सीरियस आंकड़ों के साथ, और शायद यही वजह, यही बेसिस भी है जहां पर हम NCAP जैसी टेस्टिंग की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं इंडियन कार मार्केट में। इंडियन सड़कों के ऊपर हर साल 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, और ये सभी सड़क हादसों में होता है। आप अगर देखें, जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी हादसे हो रहे होंगे देश के अलग अलग सड़कों के ऊपर, और अगर हम केवल फिगर की बात करें तो हर घंटे 47 के आसपास एक्सीडेंट होते हैं, 18 लोगों की मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियस ये मामला है अगर हम केवल आंकड़ों की ही बात करें, और ये सोचे कि इन सभी लोगों के पीछे जो फैमिली है वो किस तरह से तबाह होती होगी। और इसका एक आर्थिक, इकोनॉमिक असर भी है। लगभग 3.5% जो GDP का है वो देश नुकसान उसका उठाता है इन सभी एक्सीडेंट्स की वजह से। तो यहाँ इन सड़कों को, इन गाड़ियों को, सड़क पर चल रहे लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाया जाए, उसमें से एक तरीका है NCAP भी। NCAP क्या है? वो है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आपने सुना होगा, बहुत सारी गाड़ियों ने अपने एड्स में भी अब देना शुरू कर दिया है कि उन्हें 5 स्टार रेटिंग मिली है, 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो वो NCAP में दरअसल क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है। फिलहाल हम भारत NCAP का रुख करते हैं और वहां पर बताते हैं कि दरअसल क्या क्या तैयारी चल रही है। तो भारत NCAP में दरअसल होगा क्या क्या, तो आपको बताएं कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी वो CIRT है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली इन टेस्ट को कंडक्ट करेगी, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, इंजीनियर्स, इन सभी की तैयारी हो चुकी है, जो लास्ट
टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नितिन गडकरी साहब, तो उन्होंने ये सब जानकारी हमें दी थी। तो ये सब तैयारियां हो चुकी हैं और CIRT में क्या प्रोसेस होगा उस पर हम आगे आते हैं, लेकिन आपको बताएं कि दरअसल टेस्टिंग किसकी होगी, तो वो M1 कैटेगरी गाड़ियों की होगी जो जिनका वजन 3.5 टन से कम है, ड्राइवर के अलावा, जिसमें मैक्सिमम 8 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये वॉलंटरी प्रोग्राम होगा, यानी सभी कंपनीज जो हैं वो अपनी गाड़ियों को नॉमिनेट करेगी कि आप इन गाड़ियों को टेस्ट कीजिए और इन्हें रेट कीजिए क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ, और जिससे वो लोग बाद में अपने कस्टमर्स के सामने पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग क्या होगी, तो यहाँ पर बेसिकली एडल्ट जो ऑक्यूपेंट्स होंगे उनके प्रोडक्शन को टेस्ट किया जाएगा, जो चाइल्ड है यानी बच्चे जो बैठे हैं उनके प्रोडक्शन को टेस्ट किया जाएगा, और जो सेफ्टी इक्विपमेंट कार में लगे हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। और ये सब होगा AIS 197 के मुताबिक, जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 उसका नंबर है, जिससे सरकार नोटिफाई करेगी और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक सभी टेस्ट्स होंगे। वैसे यहाँ पर मैं बताऊं कि हमने मारुति के R&D सेंटर के ऊपर लाइव क्रैश टेस्टिंग देखी थी। उन्होंने ब्रेजा को टेस्ट किया था और वो हमें दिखाया था, और वहाँ पर हमें पता चला कि जो इंतज़ाम होते हैं वो कितने हाईटेक होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं था, और वो ये कि जो वहाँ पर जो क्रैश को रिकॉर्ड करने के लिए जो कैमरे होते हैं वो अल्ट्रा हाई स्पीड वाले होते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड के भी शायद 10वें 100वें हिस्से में जो कुछ मूवमेंट हो रहा है इम्पैक्ट के बाद, कार के किस हिस्से पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो ये सभी भी इंतज़ाम आपको देखने को मिलेंगे इन सभी क्रैश टेस्टिंग सेंटर में। और इसके अलावा आपने जो डमीज़ देखी होंगी, जो ग्लोबल एनकैप के वीडियोज़ में हम दिखाते हैं, ऑरेंज बॉडी के जो डमीज़ होते हैं उसमें ढेर सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और वो भी काफ़ी महंगा होता है, और अलग अलग टेस्टिंग के लिए अलग अलग डमीज तैयार किए जाते हैं, और कई बार वो इंपोर्ट भी किए जाते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएं कि जो सरकार के हिसाब से जानकारी आई है, वहाँ इंटरनेशनल जो एनकैप टेस्टिंग सेंटर के ऊपर जो खर्च होता है लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं आपके एक कार के टेस्ट पर। लेकिन अब जो इंडिया में टेस्टिंग होगी वो 60 लाख में ही ये टेस्ट हो जाएगा, ऐसा अभी दावा किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी कि जो बाहर विदेशी कार कंपनियां हैं वो भी अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए हो सकता है कि CIRT का इस्तेमाल करें। ये सब तो बात हो गई भारत एनकैप की, जो 1 अक्टूबर से हम लागू होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि भविष्य में क्या होने वाला है। वहाँ पे कुछ और नए नॉर्म्स जो हैं अलग अलग टेस्टिंग के लिए आने वाले हैं, और आ सकते हैं बहुत जल्द। और उसमें से बहुत ऑब्वियस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इलेक्ट्रिक कार, ऑल्टरनेट व्हीकल, इन दोनों के लिए अलग टेस्टिंग के ज़रूरतें, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी जो संख्या है, उनकी जो गाड़ियों के मॉडल्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ADAS के जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी स्टैंडर्ड बनेंगे, जैसे 360 डिग्री कैमरा होता है, या ऑटोमेटिक जो इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, लेन डिपार्चर असिस्ट या लेन कीप असिस्ट जो होता है, वो सभी जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी आगे स्टैंडर्ड बनने वाले हैं। ओके, आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। आपके स्क्रीन पर हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट्स, फीडबैक, अपनी राय भेज सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, एंड सी यू सून।